नमस्कार साथियों, मैं मनीष महाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की किताब एक समकालीन विश्व राजनीति का अध्याय 2 दुर्व्ययता का अंत। और आज है हमारा उसका लेक्चर नंबर 3। आइए जानते हैं लेक्चर नंबर 3 में आज हमें क्या पढ़ना है। आज हम एक ही टॉपिक को डिस्कस करेंगे, पर ये टॉपिक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट 5 मार्क्स के इस पर क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस होते हैं, और वो है गोर्बेचेव और सोवियत संघ का विघटन। ठीक है, जो सोवियत संघ 15 राष्ट्रों को लेकर के बनाया गया, जो सोवियत संघ द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक महाशक्ति के रूप में उभरा, वो सोवियत संघ जो द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म होने के बाद महाशक्ति अमेरिका को टक्कर दे रहा था, वो सोवियत संघ टूटा तो टूटा कैसे, उसका विघटन हुआ तो हुआ कैसे, और उस विघटन में एक सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले गोर्बेचेव वो कौन थे, उनकी क्या भूमिका थी, और जानेंगे कि उनका भी 2022 में हाल ही में उनके साथ कुछ हुआ है, वो क्या हुआ और उस पर पूरी दुनिया के नेताओं ने अपनी क्या प्रतिक्रिया रखी है, वो भी जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। मिखाइल गोर्बेचेव 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। देखिए, सोवियत संघ के जितने भी नेता हैं उन सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि सोवियत संघ के कौन कौन नेता बने। सोवियत संघ में जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ था तो वो था कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, जो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी है, जो साम्यवादी दल था, वो सबसे महत्वपूर्ण था। और इस कम्युनिस्ट पार्टी या साम्यवादी दल में जो सबसे बेहतरीन और सबसे ऊंची पोस्ट मानी गई है, वो मानी गई है महासचिव। और जो वहां पे साम्यवादी दल का महासचिव है, जो कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बन जाएगा, वही व्यक्ति क्या है, सोवियत संघ पे पूरा राज, पूरा शासन चलाएगा। 1985 में वो दिन आया जब मिखाइल गोर्बेचेव क्या बन जाते हैं, साम्यवादी दल या कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बन जाते हैं। मिखाइल गोर्बेचेव ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा। ठीक है, सबसे पहले तो जान लीजिए कौन है मिखाइल गोर्बेचेव। ये मिखाइल गोर्बेचेव है। ठीक है, 1985 से लेकर के 1991 तक सोवियत संघ के नेता रहेंगे और कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव रहेंगे। अब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा कि सोवियत प्रणाली क्या थी। उस प्रणाली में हम लोगों ने ये जाना कि किस प्रकार से एक तरीके से जो जनता है वो कितनी परेशान हो चुकी है। अच्छाइयां भी जानी और बुराइयां भी जानी, पर अब बुराइयां वो ज्यादा भारी हो चुकी है। देखिए, हर व्यक्ति में, हर व्यवस्थाओं में कहीं पर भी आप अगर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे दो चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक होती है मेरिट और एक होती है डीमेरिट। मतलब एक अच्छाइयां हैं और एक बुराइयां हैं। ये हर चीज में आपको देखने को मिलेगी, हर व्यवस्था में देखने को मिलेगी, हर व्यक्ति में देखने को मिलेगी, हर जगह आपको देखने को मिलेगी। पर जब हम ये देखते हैं कि ये ज्यादा बेहतर है या ज्यादा बेकार है, तो फिर हम ये देखते हैं कि अगर मेरिट्स ज्यादा हैं, अगर अच्छाइयां ज्यादा हैं और एक दो बुराइयां, तो ठीक है, इट्स ओके, वो अच्छी व्यवस्था है, जैसे कि हम लोकतंत्र की बात करते हैं। और जब डिमेरिट ज्यादा हो, बुराइयां ज्यादा हो और अच्छाइयां कम हो, तो फिर तो वो व्यवस्था खराब ही हो, फिर तो उसका सपोर्ट लेना ही गलत है। तो मिखाइल गोर्बेचेव कम्युनिस्ट पार्टी के व्यक्ति होने के बावजूद, साम्यवादी दल के बड़े नेता होने के बावजूद, उनका यह मानना था जो व्यवस्था भी चल रही है देश में और सोवियत संघ में, थोड़ी व्यवस्था खराब है। इस व्यवस्था से पूरी दुनिया में डर भी पैदा हो रखा है, और ये जो समाजवाद, साम्यवाद की जो विचारधारा है वो सही नहीं है। वो कहीं ना कहीं हमें पूरी दुनिया से एक अलग कर रही है और दुनिया में डर पैदा करके रखती है। इस व्यवस्था को खत्म करना होगा, उस व्यवस्था में क्या करना होगा, सुधार करने होंगे, उस व्यवस्था में हमें चेंज करने होंगे। तो मिखाइल गोर्बेचेव वहां चेंज के लिए जाने जाते हैं, सुधार के लिए जाने जाते हैं। अब गोर्बेचेव के सुधार, कौन कौन से सुधार इन्होंने, कौन कौन से रिफॉर्म्स करे, मतलब उस व्यवस्था को सुधारने की जरूरत थी और उन्होंने कौन कौन से सुधार करे, देखते हैं। सबसे पहले पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी और सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार जरूरी हो गए थे। देखिए, अपन लास्ट लेक्चर में भी ये जान चुके हैं कि सोवियत संघ ने पूरी टक्कर दी अमेरिका को, कहीं पर भी पीछे नहीं छोड़ा, पर फिर भी अमेरिका फिर भी सर्वश्रेष्ठ है। आप उनकी टेक्नोलॉजी में देख लो, आप उनकी अर्थव्यवस्था में देख लो, वो बहुत ऊपर है, सोवियत संघ फिर भी पीछे है। पूरी दुनिया की तुलना में अगर आप सोवियत संघ को देखोगे तो सोवियत संघ बहुत ऊपर है, पर सोवियत संघ से ऊपर भी अमेरिका है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि अर्थव्यवस्था के तौर पर सोवियत संघ अमेरिका से पिछड़ा हुआ है। पर टक्कर तो जो है वो मुकाबला तो अमेरिका से ही है, पर अमेरिका से तो आप कहीं ना कहीं पिछड़े हो। तो यहां पर यही कहा गया कि जो पश्चिम के देश हैं उनमें सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या है कि क्रांति हो रही थी, रिवॉल्यूशन हो रहे थे, और सोवियत संघ दिन पे दिन पीछे पिछड़ता जा रहा था, इसलिए बराबरी करने के लिए सुधार जरूरी थे। अब देखिए, टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी में क्या है कि एक तरफ हम देखते हैं अमेरिका की व्यवस्था। अमेरिका की व्यवस्था थी पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था में विदेशी निवेश को क्या है,
ज्यादा से ज्यादा मंगवाया जाता है कि विदेशी निवेश हो, मतलब बाहर की कंपनीज को कहा जाएगा आप हमारे देश में आकर के निवेश करिए। अब क्या हुआ, बाहर से जब एक कंपनी है, उस कंपनी ने अपनी वहां पे फैक्ट्री लगाई, इंडस्ट्री लगाई, सरकार को क्या होगा, सरकार को वो रेवेन्यू या टैक्स देते रहेंगे, समय समय पे इतना टैक्स लीजिए, सरकार अपनी मस्त है। और वो लोग जो कंपनी है वो वहां पे अपना उत्पादन करेगी, अपने प्रोडक्ट्स बनाएगी। अब जो वो प्रोडक्ट्स बना रही है, प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए रोजगार किसको दिया, वहां के लोगों को दिया, मतलब अमेरिका के लोगों को रोजगार दिया। तो रोजगार भी किसको मिला, अमेरिका के लोगों को मिला। अब वहां पे जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें लिखा जाएगा मेड इन अमेरिका, कि अमेरिका में बना है, तो अमेरिका की पूरी दुनिया में वाहवाही भी होगी। और सरकार पे लोड भी नहीं है, सरकार पे बिल्कुल चिंता भी नहीं है, सरकार तो मस्त बैठी है ना, उसको तो अपना टैक्स मिल गया, उसको अपना रेवेन्यू मिल गया, वो खुश है, उसको कोई समस्या नहीं है। और बाहर से ज्यादा कंपनियां आकर के वहां पे निवेश करती है और ज्यादा उत्पादन करती है, उससे अमेरिका की जीडीपी भी बढ़ती है और अमेरिका का नाम भी आगे बढ़ रहा है। परंतु दूसरी तरफ मैं यही बात कहूं, किसकी, सोवियत संघ की, सोवियत यूनियन की, यहां पे सारे के सारे काम कर रही है वो सरकार कर रही है। एक फैक्ट्री भी लगा रही है तो सरकार लगा रही है, लोगों को रोजगार दे रही है तो भी सरकार दे रही है। तो इतना पैसा आएगा कहां से, इतना पैसा आएगा कहां से? इन्होंने तो, पूंजीवादियों ने तो बोल दिया हाँ बाहर की कंपनियां आओ निवेश करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो अपनी चिंता इन्होंने तो कम कर ली। पर सोवियत संघ वालों की तो चिंता सरकार पे बैठी हुई कि अरे यार कहां से टेक्नोलॉजी लाएंगे, कहां से नहीं। अभी जो बाहर से कंपनी आती है वो बेहतर तो टेक्नोलॉजी लेकर के आ जाती है, उनके पास खूब पैसा होता है। भाई बिजनेसमैन का तो काम ही है ना कि पैसे से पैसे बनाना, पैसा बनता रहना चाहिए, पैसा नहीं रुकना चाहिए। तो वो वहां फैक्ट्री लगाता है, वहां से खूब लाभ कमाता है, फिर दूसरी जगह फैक्ट्री लगाया, खूब लाभ कमाएगा। तो सरकारों को तो चिंता रही नहीं, पर सोवियत संघ में चिंता थी। तो इसलिए गोर्बेचोव इस बात को मानते थे कि कहीं ना कहीं हमारी जो समाजवाद की नीति है, समाजवाद की पॉलिसी, कुछ हद पर कुछ लिमिट्स हैं, इसकी कुछ सीमा है, और उन सीमाओं को दूर करने के लिए, उन कमियों को दूर करने के लिए हमें क्या लाना होगा, थोड़ी बहुत पूंजीवादी व्यवस्था लानी होगी। हमें ये जो सोवियत प्रणाली है, इस सोवियत प्रणाली में सुधार करना होगा। अब सुधार जरूरी हो चुका है। अगर हमें पश्चिम के देशों के बराबर पहुंचना है, अगर हमें पश्चिम के देशों को टक्कर देनी है, अमेरिका जैसे देशों के हमें बराबर पहुंचना है, तो अब हमें सुधार करना होगा। ये तस्वीर मैंने टेक्नोलॉजी के लिए दिखाई है। गोर्बेचोव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहां सुधार करने का फैसला किया। अब सबसे पहला सुधार अगर गोर्बेचोव ने कोई करा है तो वो क्या करा, पश्चिम के देशों के साथ संबंध सामान्य बनाए, मतलब अच्छे संबंध बनाए। अभी तक तो क्या था कि जो वेस्ट में है, पश्चिमी देश है वो और ईस्टर्न देश है वो, पश्चिमी वाले अमेरिका के साथ और ईस्टर्न वाले, पूर्वी वाले सोवियत संघ के साथ। परंतु अब यहां पे गोर्बेचोव क्या कर रही है, जो पश्चिम के देश है, मतलब आप कह सकते हो जो पश्चिमी गठबंधन में थे, उन देशों के साथ अब संबंध अच्छे बनने लगे। पहले तो ये वाले इनको देखने को लिए तैयार नहीं और ये वाले इनके देखने के, मतलब लड़ाई चल रही थी। पर अब यहां पर क्या है, सोवियत संघ के जो नेता हैं गोर्बेचोव, वो कहते हैं कि हम पश्चिम के देशों के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे, अमेरिका के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका के जो साथी देश हैं उनके साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अच्छे संबंध बनाने का मतलब क्या है कि हाँ हम झुक रहे हैं, ठीक है, इतने समय तक जो भी गलती हुई बात खत्म करिए और इस युद्ध को, शीत युद्ध को खत्म करिए, और अब हम सिर्फ और सिर्फ अच्छे संबंध चाहते हैं, प्यार प्रेम भाईचारा ही पूरी दुनिया में चाहते हैं। तो सबसे पहला तो पश्चिम के देशों के साथ उन्होंने अच्छे संबंध या सामान्य संबंध बनाए। सोवियत संघ को लोकतांत्रिक बनाने की कोशिश करी, सोवियत संघ को क्या है, लोकतांत्रिक रूप देने की कोशिश करी, क्योंकि अभी तक तो वहां पर क्या था, सब कुछ और सब साम्यवादी दल था। कम्युनिस्ट पार्टी जो रशिया की थी, सब कुछ वो थी, बस साम्यवादी दल के हाथ में सारी पावर थी। उसका जो महासचिव वो कैसे बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा, कोई पता नहीं, लोगों के पास कोई पावर नहीं है, और ना कोई दूसरी पार्टी है कि भाई दूसरी पार्टी साम्यवादी दल को चुनाव में हरा दे और कुछ कर दे, बिल्कुल भी नहीं। मतलब कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इस साम्यवादी दल की, इस कम्युनिस्ट पार्टी की क्या थी, निरंकुशवाद था। ये निरंकुश था, किसी के भी कंट्रोल में नहीं था। साम्यवादी दल जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, जैसा कि हमने स्टालिन के टाइम पर भी देखा। स्टालिन ने क्या करा, स्टालिन ने एक तानाशाह के रूप में उभरा, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था थी नहीं। तो अब गोर्बेचोव क्या कर रहा है, लोकतांत्रिक रूप देने के लिए तैयार है, वहां सुधार करने का फैसला किया गया और वहां पे क्या करेगा, सुधार करेगा। तो सबसे पहला अगर उसने कोई बदलाव करा है तो पश्चिम के देशों के साथ उसने अच्छे संबंध बनाए हैं और लोकतांत्रिक रूप देने की कोशिश करी है, किसको, सोवियत संघ को। पूर्वी यूरोप के देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। अब जब क्या हुआ कि गोर्बेचोव का जो रुख है, जो रवैया है सोवियत संघ के प्रति, वो थोड़ा सा लचीला था। अभी तक के जितने भी महासचिव बने, जितने भी नेता सोवियत संघ के थे, वो कठोर थे। कठोर का मतलब क्या थे, कट्टर थे कि नहीं, हमारे समाजवाद, हमारे साम्यवाद की जो नीति है वो बेहतर है, सोवियत संघ एक रहना चाहिए, सोवियत संघ टूटना नहीं चाहिए, सोवियत संघ के लिए जान दे देंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, कुछ भी करेंगे, पर हमारे सिस्टम में, हमारी व्यवस्थाओं में जो गलतियां हैं हम उन गलतियों को नहीं मानेंगे। पर मिखाइल गोर्बेचोव का जो रवैया था, नजरिया था, वो लचीला रवैया था, फ्लेक्सिबल था। गलती है तो है यार, मानो यार,
हम नहीं तरक्की कर पा रहे हैं समाजवाद साम्यवाद में, लोग खुश नहीं है समाजवाद साम्यवाद में, उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। और अब इंटरेस्टिंग बात यह थी, ये रशिया है और इसके साथ वो जितने गणराज्य मिले हुए थे उनकी तो संस्कृति को दबा दिया गया था, उनको तो सांस्कृतिक अधिकार दिए ही नहीं गए, उनको राजनीतिक सांस्कृतिक कोई से अधिकार नहीं दिए गए। यहाँ पे कोई देश है तो उसको बोला, तुम जबरन बोला कि रूसी बोलो, रूस भाषा को अपनाओ, रूस की संस्कृति को अपनाओ, रूस के कल्चर को अपनाओ। तो अब यहाँ पे उन लोगों को एक मौका मिल गया जब गोर्बेचोव सत्ता में आया और देखा कि गोर्बेचोव भैया तो लचीले आदमी है, फ्लेक्सिबल है, ये कठोर नहीं है, ये तो खुद चाहते हैं सोवियत संघ खत्म हो। तो वहां पे क्या हो, ये जो पूर्वी यूरोप के देश है, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि सोवियत संघ में कौन मिला हुआ है, ये यूरोप के, पूर्वी यूरोप के देश है, और कुछ इधर यूरोप आता है, नीचे इधर एशिया आ जाता है, क्योंकि आप देखते हैं कि रशिया का आज भी काफी भाग कहां पर है, एशिया में। तो इधर वाले तो क्या थे, यूरोप के देश थे, तो पूर्वी यूरोप, और ये वाले है ना, इनको हम लोग कहते हैं मध्य एशियाई देश, सेंट्रल एशिया देश या एशियन गणराज्य, मध्य एशियाई गणराज्य, या इसे भी मैं आपको आगे बताऊंगा कार, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। तो यहां पे पूर्वी यूरोप और मध्य एशियन कंट्री। अब यहां पर यह बात ध्यान आपको देनी है कि यहां पर जो आंदोलन कर रहे हैं, जो सोवियत संघ से परेशान हो चुके थे, वो कौन थे, पूर्वी यूरोप के देश थे। तो पूर्वी यूरोप के देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का क्या कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया। यहां पर सरकारें भी किसकी हैं, सरकार के भी किसकी हैं, जैसा सोवियत, जैसा रूस चाहता था वो वाली सरकारें वहां पे बैठी है, जैसी सोच रूस की थी, रूस के जो नेता थे उन नेताओं ने सरकारें बिठाई, तुम यहां पे शासन करोगे। तो अब लोग क्या है, सरकारों के विरोध में आने लगे। लोगों ने कहा कि सोवियत नियंत्रण खत्म होना चाहिए, जो सोवियत संघ का हमारे देश पे नियंत्रण है, कंट्रोल है, वो खत्म होना चाहिए। उसके विरोध में आंदोलन शुरू कर दिए। गोर्बेचोव के शासक रहते सोवियत संघ ने ऐसी गड़बड़ियों में उस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जैसा अतीत में होता था। अब देखिए, आप यहां पे टाइम को दो भागों में बांटिए, एक है बिफोर गोर्बेचोव और एक है गोर्बेचोव वाला टाइम, ठीक है। बिफोर गोर्बेचोव, गोर्बेचोव से पहले का समय। गोर्बेचोव के पहले समय से अगर कभी भी, जब गोर्बेचोव शासक नहीं तो उससे पहले जितने भी नेता है, उनके समय में अगर कहीं पर भी आंदोलन हो रहा है और वो सोवियत संघ से टूटने की मांग कर रहे हैं, सोवियत संघ से अलग होने की मांग कर रहे हैं, तो क्या होता था, नेता उनको दबा देते थे। उन आंदोलनों को दबा रहे हैं, उन लोगों पर शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, मार रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं लोगों पर, परंतु उनको अलग नहीं होने दे रहे, क्योंकि ये जो ग्रुप बना हुआ है यही तो शक्ति का प्रतीक है सोवियत संघ का, यही तो प्रतीक है समाजवाद एवं साम्यवाद का। अगर ये टूट जाएगा तो फिर कौन पूछेगा सोवियत संघ को और कौन पूछेगा समाजवाद एवं साम्यवाद को। तो लोगों का क्या होता था, दमन होता था। अब जब गोर्बेचोव के समय में आंदोलन हुए, जब गोर्बेचोव के समय में सोवियत के नियंत्रण को खत्म करने की बात हुई, तो गोर्बेचोव ने बिल्कुल भी ऐसा हस्तक्षेप नहीं करा। गोर्बेचोव ने बोला ठीक है भैया, ठीक है, तुम आजाद होना चाहते हो जाना। तो गोर्बेचोव ने पहले के शासकों की तरह बिल्कुल भी कोई हस्तक्षेप नहीं करा, कोई भी इंटरफेयर नहीं करा। यहाँ पे जैसे आंदोलन की तस्वीरें मैंने दिखाई है, ठीक है, वो आंदोलन चल रहा है। पूर्वी यूरोप के साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक गिरती गई। तो यहाँ पे जो पूर्वी यूरोप है, इसमें जितने भी देश थे उनमें जो सरकारें बैठी थी वो सरकारें क्या थी, साम्यवादी थी, समाजवाद और साम्यवाद को मानने वाली थी। पर अब लोगों ने जब विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और देखा सरकारों ने कि यार अब तो मिखाइल गोर्बेचोव सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो फिर वो धीरे धीरे वो सरकारें क्या है, गिरती जाती है और हटती जाती है। सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर भी संकट गहराता जा रहा था और इससे सोवियत संघ के विघटन की गति और तेज हुई। देखिए, अब सोवियत संघ के बाहर का मतलब है यहाँ पे रूस के बाहर, रशिया के बाहर जितने आपको बदलाव देखने को मिले वो तो देख ले, उसके साथ साथ रूस के अंदर भी अब और भी संकट गहराता जा रहा था। गोर्बेचोव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई। ये दूसरा उसका मुख्य जो काम है, दूसरा वो उसका ये है, उसने देश के अंदर और पूरे सोवियत संघ के अंदर आर्थिक और राजनीतिक सुधार करे। आर्थिक और राजनीतिक सुधार, आर्थिक का मतलब क्या हो गया कि अब हम लोग समाजवाद को नहीं अपनाएंगे, अब हम पूंजीवाद को भी अपनाएंगे, जो सही होगा उसके हिसाब से चलेंगे। राजनीति में क्या था कि हम लोग किसको अपनाएंगे, लोकतंत्र को अपनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ साम्यवादी दल रहे और उसका एक महासचिव बने, वो पूरे देश पे राज करे, पूरे सोवियत संघ पे राज करे, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम राजनीति में क्या करेंगे, लोकतंत्रीकरण करेंगे, मतलब लोकतंत्र को अपनाएंगे, लोगों को वोट देने का अधिकार देंगे और बहुदलीय व्यवस्था अपनाएंगे, जहां पे ज्यादा से ज्यादा पार्टियां हों और वो पार्टियां क्या कर सके, चुनाव लड़ सके और जिसको जनता ने वोट दिया हो वो जीत करके सरकार बना सके। तो ये एक मुख्य उसका क्या था, बड़ा बदलाव था। सोवियत संघ जो टिका हुआ था बच्चों, वो था समाजवाद एवं साम्यवाद पे, समाजवाद और साम्यवाद पे। अमेरिका जो टिका हुआ था वो था पूंजीवाद पे और लोकतंत्र पे।
बस अब मैं इतना सा कहना चाहता हूं कि मिखाइल गोर्बेचेव ने क्या करा, इस वाली व्यवस्थाओं की जगह वो इन वाली व्यवस्थाओं पर आ गया। समाजवाद से वो पूंजीवाद पर आ गया और साम्यवाद से लोकतंत्र पर आ गया। इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया गया। देखिए, अब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हैं, ठीक है, मिखाइल गोर्बेचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव, पर कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोगों की है वो तो विचारधारा यही है कि समाजवाद बेहतर है, साम्यवाद बेहतर है, और इस समाजवाद और साम्यवाद को आगे बढ़ाने के लिए ही सोवियत संघ का निर्माण किया गया है। पर मिखाइल गोर्बेचेव ये तो सोवियत संघ को तोड़ रहे हैं, और सोवियत संघ को तोड़ रहे हैं तो ये तो गलत बात है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मिखाइल गोर्बेचेव तो अपने इतिहास को ही भूल रहे हैं, ठीक है, किस प्रकार से हमने राजा से लड़ाई लड़ी थी, किस प्रकार से लेनिन भैया ने समाजवाद साम्यवाद की स्थापना हमारे देश में करी थी, उन सबको भूल करके ये तो आज एक नई नीति पे चल रहा है। ये कह सकते हो आप कि वहां के लोगों ने ये कहा कि सोवियत जो मिखाइल गोर्बेचेव है वो गलत व्यक्ति है, उसने देश के खिलाफ जाकर के काम करा, देश को तोड़ने का काम करा। ऐसे जो आरोप है वो किस पे लगे हैं, मिखाइल गोर्बेचेव पर लगे हैं। ये जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी का मैंने आपको चित्र दिखाया। 1991 में एक तख्ता पलट भी हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया। अब देखिए क्या है, 1991 के अगर आप अगस्त की बात करते हैं, 1991 के अगस्त में एक तख्ता पलट भी हुआ। मिखाइल गोर्बेचेव को हटाने की भी कोशिश करेगी, मिलिट्री ने, सेना ने क्या करे, सारी ताकत अपने हाथ में ले ली और गोर्बेचेव को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, गोर्बेचेव को अपने अरेस्ट कर लिया, अधीन ले लिया। परंतु ये जो तख्ता पलट है ये लंबे समय तक नहीं चल सका। देखिए, अभी यहाँ पे जो येल्सिन है, बोरिस येल्सिन है, जो कि रूस के राष्ट्रपति बनेंगे 1991 में। बोरिस येल्सिन दोनों हाथों में लड्डू लेकर के बैठे हैं। दोनों हाथों में लड्डू लेकर के बैठने का मतलब क्या है कि वो गोर्बेचेव के पक्ष में भी हैं और विपक्ष में भी हैं। पक्ष में तो देखिए, आपको पता है मॉस्को का क्या मेयर बनाया गया था उनको, तो वो पक्ष में भी हाँ गोर्बेचेव भैया बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पर वो गोर्बेचेव के खिलाफ भी है। तो अभी तक ये जो यहाँ पे सेना ने तख्ता पलट करा है तो वो येल्सिन को नहीं पकड़ पाए, बोरिस येल्सिन को नहीं पकड़ पाए, तो येल्सिन ने पूरा गेम पलट दिया। और फिर कुछ दिनों के अंदर ही, कुछ दिनों के भीतर ही क्या हुआ कि ये जो तख्ता पलट है ये हट गया और फिर से गोर्बेचेव भैया बाहर आते हैं और फिर से गोर्बेचेव भैया के हाथ में सत्ता आ जाती है। तो तख्ता पलट किया गया और इस तख्ता पलट को सपोर्ट किसने कराया, कम्युनिस्ट पार्टी के गर्मपंथियों ने। गर्मपंथियों का मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा हॉट है, ठीक है, या बिल्कुल गर्म पानी पीते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। गर्मपंथियों का मतलब यह है कि वो व्यक्ति थोड़े से कट्टर है। कट्टर का मतलब आप समझते हैं, जो सुनने को ही तैयार नहीं हो कि हाँ बेटा आपकी भी कमी है, आपकी भी गलती है। वो मान रहा है कि हमारी सोच, हमारी विचारधाराएं और हमारी व्यवस्था बेहतरीन है। तो कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग थे, ऐसे लोग जो कि कट्टर हैं, जो गर्मपंथी है, जो ये मानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी सही है, कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा जो है समाजवाद साम्यवाद वो सही है, और सोवियत संघ का जो गठन हुआ था वो भी सही हुआ था, उसमें कोई समस्या नहीं है। मिखाइल गोर्बेचेव तो पागल हो चुके हैं जो ऐसी व्यवस्था को हटा रहे हैं और अमेरिका के आगे झुक रहे हैं, मतलब हमारी व्यवस्था को खत्म करके सोवियत संघ को अमेरिका के आगे झुकाएंगे। ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो इसलिए इन गर्मपंथियों ने क्या करा, ये जो तख्ता पलट हुआ, जो वहां पर सत्ता बदली, उसको सपोर्ट करा इन लोगों ने। तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था, वे कम्युनिस्ट पार्टी के पुरानी रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहते थे। तो अब तक क्या है, जब तक मिखाइल गोर्बेचेव भैया ने तो पूरा गेम पलट दिया था। 1985 में मिखाइल गोर्बेचेव भैया बैठते हैं और तख्ता पलट 1991 के अगस्त में हो रहा, बच्चों ध्यान देना। तो इन 6 सालों के दौरान तक तो बिल्कुल जो जनता है उसको मजा आ गया कि स्वतंत्रता मिल रही है, गोर्बेचेव भैया सही है, आजादी दे रहे हैं, स्वतंत्रता का स्वाद उनको मिल चुका था। जब उनको स्वाद मिल चुका था तो वो कम्युनिस्ट पार्टी की जो पुरानी रंगत है, जो पुराने नियम कानून कायदे हैं, उन शासन में नहीं जाना चाहते थे। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि फिर से क्या हो, कम्युनिस्ट पार्टी का राज हो और फिर से हमारे लिए कठोर व्यवस्था, उन व्यवस्था को वो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। ये मैंने आपको एक तस्वीरें दिखाई हैं उस तख्ता पलट के समय की। येल्सिन ने इस तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे नायक की तरह उभरे। तो येल्सिन ने क्या, येल्सिन को पता था ये जो तख्ता पलट कर रहे हैं ये कोई मेरे भी पक्ष में नहीं है, ये मुझे भी हटा देंगे, ठीक है, ये मुझे भी हटा देंगे। तो येल्सिन ने क्या करा, इस तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, गोर्बेचेव को बचाकर निकाल लिया और वे नायक बन गए, मतलब एक तरीके से हीरो बन गए। रूसी गणराज्य ने, जहां बोरिस येल्सिन ने आम चुनाव जीता था, केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया। तो अब देखिए रूसी गणराज्य, अब यहां पर अलग अलग देश बन चुके हैं, रशियन फेडरेशन बन चुका है, ठीक है, रशियन रिपब्लिक, रशियन फेडरेशन वो बन चुका है। और वहां के जो चुनाव जीते वो किसने जीते, बोरिस येल्सिन ने चुनाव जीते और वो राष्ट्रपति बन जाएंगे। उन्होंने केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से मना कर दिया। केंद्रीकृत नियंत्रण मतलब क्या होता है, एक जगह से पूरा कंट्रोल होगा।
पूरा कंट्रोल एक जगह से ही होगा, जैसे कि सोवियत संघ में अभी तक हो रहा था कि सब कुछ साम्यवादी दल के हाथ में, वो सब पे कंट्रोल करेंगे। तो ऐसे केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। सत्ता मॉस्को से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी। अभी तक जो सब कुछ चल रहा था वो मॉस्को से चल रहा था, मॉस्को में जो डिसाइड हो जाता था वो पूरे सोवियत संघ में लागू होता था। पर अब सत्ता जो पावर है वो मॉस्को में नहीं थी, अब कहां थी? गणराज्यों के पास थी। और गणराज्यों का मतलब क्या? वो 15 देश हैं बच्चों जो कि आजाद होंगे। ठीक है, तो उन गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी। अब सिर्फ और सिर्फ सब कुछ एक सेंटर से स्टार्ट नहीं होगा, अब सबके पास अपनी अपनी पावर्स होंगी। ऐसा खासकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो ज्यादा यूरोपीकृत और अपने को संप्रभु राज्य मानते थे। देखिए अब यहां पर ये रशिया है, और जो यूरोप वाले जो ऐसे देश थे जो सोवियत संघ का भाग थे, मैंने आपको कहा यूरोप के भी हैं और एशिया के भी हैं। तो यूरोपीकृत मतलब जो यूरोप में थे उनको बहुत ज्यादा मजा आया, वो मान लिया कि हाँ अब हमें तो क्या होना है? आजादी होना है। तो ऐसे खासकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो ज्यादा यूरोपीकृत थे, मतलब जो सत्ता थी, जो पावर थी, वो मॉस्को से गणराज्य में जाने लगी और उन गणराज्यों में ज्यादा जाने लगी जो कि क्या है? यूरोप का भाग थे, पूर्वी यूरोप वाला भाग है, वहां पर थे। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा मध्य एशिया में जो कंट्रीज है, जो देश इनका पार्ट थे, वो पार्ट्स ने बिल्कुल भी आंदोलन नहीं करा। वो तो चाहते थे कि क्या हो रूस के साथ मिले रहे, सोवियत संघ बना रहे। मध्य एशियाई गणराज्यों ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं करी। तो ये वाले जो देश है मध्य एशियाई देश, इनके बारे में हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे कि कौन कौन से देश है। ठीक है, ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से कार जो कंट्रीज जिन्हें मैं कहता हूं, ठीक है, तो ये जो मध्य एशियाई गणराज्य है, इन्होंने अपनी स्वतंत्रता की मांग नहीं करी। जब गोरबेचोव आजाद कर रहे थे कि हाँ भाई हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, और आंदोलन भी चल रहे हैं। आंदोलन कहां पर चल रहे हैं? पूर्वी यूरोप के देशों में। ठीक है, पर ये जो मध्य एशियाई के गणराज्य है, इन्होंने बिल्कुल भी आजादी की मांग नहीं करी। ये तो चाहते हैं कि हम रूस के साथ बने रहे, रूस के साथ हम मिले रहे और हम लोग क्या करते रहे, हमारा जो विकास है वो होता रहे। इसका कारण क्या था? मध्य एशियाई देश या मध्य एशियाई गणराज्य अलग होने की मांग क्यों नहीं कर रहे? क्या ऐसा था क्या कि वहां शोषण नहीं हो रहा था या वहां अत्याचार नहीं हो रहा था? देखिए एक बात देखिए, ये जो पूर्वी यूरोप के देश थे ना, ये फिर भी थोड़े अच्छे डेवलप्ड थे, विकसित थे। ये बिल्कुल बहुत पिछड़े हुए थे, बहुत ज्यादा पिछड़े हुए थे। तो इन लोगों को क्या था कि यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट रूस से मिल रहा था, अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा था। तो अब उस सपोर्ट को क्यों गंवाना है? और रूस अपना काफी पैसा यहाँ पे खर्च भी कर रहा था, तो इनका बहुत अच्छा विकास हो रहा था, अच्छा डेवलपमेंट हो रहा था। अब ये मध्य एशियाई देशों को, कार कंट्रीज को पता चला कि यार अगर ये सोवियत संघ टूट गया तो अपना तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे आंदोलन की मांग करो ही मत, अपने तो बढ़िया है, सब कुछ सही चल रहा है, ना कोई शोषण है, ना कोई अत्याचार है, बढ़िया व्यवस्था हमारी चल रही है, समाजवाद साम्यवाद की व्यवस्था, सरकार सब कुछ कर रही है, चिंता किस बात की, मजे करो। तो उन्होंने मध्य एशियाई जो गणराज्य है या कार कंट्रीज हैं, उन्होंने बिल्कुल भी स्वतंत्रता की मांग नहीं करी। वे सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे, वो चाहते थे कि हम सोवियत संघ के साथ ही रहें। ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता है कि एमसीक्यूज में भी कि कौन से ऐसे देश हैं जो कि सोवियत संघ के साथ ही बना रहना चाहते थे, उसका विघटन नहीं चाहते थे। सन 1991 के दिसंबर में येल्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। तो 3 जो बड़े देश हैं 1991 के दिसंबर में आकर के, जो 3 बड़े गणराज्य कौन कौन से? रूस और यूक्रेन। इनका तो अभी भी आपने नाम सुना होगा, थोड़े दिनों पहले भी युद्ध चल रहा है, डिशुम डिशुम चल रही है उन लोगों के बीच में। रूस, यूक्रेन और बेलारूस। ठीक है, रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी कि सोवियत संघ क्या हो चुका है, अब समाप्त हो चुका है। किसने करी है? रूस ने। ठीक है, रशिया मतलब यूक्रेन और बेलारूस। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या है, रब। ठीक है, रब मतलब आप उसको साफ कर देंगे, तो सोवियत संघ को क्या कर दिया? साफ कर दिया कि हाँ बस आज से सोवियत संघ नहीं है। तो 1991 के दिसंबर में आकर के इन 3 बड़े गणराज्यों ने घोषणा कर दी कि सोवियत संघ अब समाप्त हो चुका है। कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई और सोवियत गणराज्यों ने पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपना आधार बना लिया। अब कम्युनिस्ट पार्टी को क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया, रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया कि अब कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, और भी पार्टियां बन सकती हैं और वो शासन में आ सकती हैं। और सोवियत के जितने भी गणराज्य थे जो आजाद हो चुके थे, उन्होंने क्या व्यवस्था अपना ली? पूंजीवाद की व्यवस्था अपनाई और लोकतंत्र को अपना आधार बना लिया। अब वो समाजवाद एवं साम्यवाद की तरफ नहीं है, अब वो किसकी तरफ है? पूंजीवाद और लोकतंत्र की तरफ है। पूंजीवाद को आर्थिक रूप दिया, आर्थिक जो व्यवस्था होगी वो पूंजीवाद के हिसाब से होगी, और राजनीतिक और सामाजिक जो व्यवस्थाएं होंगी वो लोकतंत्र के हिसाब से होंगी। मतलब जो अमेरिका वाला मॉडल था, उस मॉडल पे सोवियत संघ के गणराज्य आ चुके।
साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेटस का गठन बाकी गणराज्यों, खासकर मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। अब क्या हुआ, जब दिसंबर 1991 में यह घोषित किया गया कि सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, सोवियत संघ को समाप्त कर दिया गया है, सभी जो गणराज्य हैं वो अपने आजाद हैं, अपनी नीतियां बनाए, अपने हिसाब से देश को चलाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो पूर्वी यूरोप के देश हैं वो तो खुश हो गए, बोले बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, बोला सुखी जीवन हो गया हमारा, तो सोवियत संघ ने हमारा पीछा छोड़ दिया। पर दुख को इसको हुआ मध्य एशियाई गणराज्यों को, इनको कार कंट्रीज को बहुत बुरा लगा, बोले यार ये तो मतलब बहुत बड़ा जो आशीर्वाद था वो आशीर्वाद ही चला गया। और ये तो कह रहे थे नहीं बोले ठीक है यार, आप उनको पूर्वी यूरोप वालों को अलग कर दो, हमें तो साथ रखो अपन, पर ये नहीं चाहते थे कि जो सोवियत संघ वो बना रहे, उसको खत्म कर दिया। परंतु अब ये चाहते थे कि नहीं हम किसी भी प्रकार से रूस या सोवियत संघ के साथ जुड़े रहे, तो क्या करा गया, उस समय एक संगठन बनाया गया जिसे आप कह सकते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेटस, या CIS इसको कहा जाता है, और हिंदी में कहा जाता है स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल। ये बनाया गया और इसमें ये कहा गया कि एक संगठन है जिसमें हम सभी देश होंगे और हम जो भी आपकी सहायता होगी हम एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। तो ये इन लोगों के लिए आश्चर्यचकित वाली बात थी कि सोवियत संघ का विघटन हो चुका है और उस विघटन की जगह क्या बनाया गया, एक CIS संस्था बनाई गई है जो कि एक रूप से आर्थिक राजनीतिक रूप में हमारी मदद करेगी। ये CIS का आपको लोगो देखने को मिल रहा है। ये गणराज्य अभी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से बाहर थे, इस मुद्दे को तुरंत हल कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो जितने भी गणराज्य थे वो स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से बाहर थे। जरूरी नहीं है कि सब उसमें इन्वॉल्व हो, जितने भी जो अलग हुए उनको जरूरी नहीं है इस CIS में जुड़ना, वो अलग रहना चाहते हैं अलग रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन्हें राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बना दिया गया। अब किनको संस्थापक सदस्य बना दिया गया, जो राष्ट्र जो उनमें मिलना चाहते हैं उनको संस्थापक सदस्य, मतलब फाउंडर्स हो आप लोग, आप सभी क्या हो, फाउंडर्स हो। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकार राज्य स्वीकार किया गया। इन सभी 15 राष्ट्रों ने मिलकर के क्या कहा कि रूस जो है हमारा, रशिया जो है वह सोवियत संघ का उत्तराधिकार होगा। उत्तराधिकारी का मतलब क्या है, जैसे कि क्या है, एक फादर है, ठीक है, पिता है, उनके 2 बच्चे हैं, एक पहला और दूसरा। ये कहा गया कि पिताजी के जाने के बाद सब कुछ जो संभालेंगे, सारी जो जिम्मेदारियां होंगी, जितने भी अधिकार वो इस पहले वाले बच्चे के होंगे और जितने भी कर्तव्य, मतलब जितनी भी इसकी ड्यूटी होंगी वो भी इसकी होंगी। उत्तराधिकार का मतलब है मेरे अधिकारों को, मेरे कर्तव्यों को कौन निभाएगा, वो व्यक्ति उत्तराधिकारी कहलाता है। तो अभी तक तो सब कुछ सोवियत संघ ने संभाल रखा था, पर सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन है, रूस। मतलब जो भी काम सोवियत संघ करता था आज तक वो सारे काम अब कौन करेगा, रूस करेगा। तो ऐसे कौन से बड़े काम रूस करता था वो जानते हैं। रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली। इस चैप्टर का अध्याय 6 जब हम लोग पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय संगठन, उसमें हम पढ़ेंगे। देखिए आप सभी ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ। इस संयुक्त राष्ट्र संघ में 2 हैं, आप संगठन देख सकते हैं। एक है UNGA जिसे हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसे कहा जाता है आम सभा। इसकी हर साल में मीटिंग होती है, इसमें सभी सदस्य हैं और सभी सदस्यों के पास एक वोट है, सब वोट करेंगे और जो भी डिसीजन लेना होगा वो डिसीजन ले लिया जाता है। हर साल हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं और इस बार हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो भी गए थे, अभी सितंबर के एंड में ही ये मीटिंग हुई है। दूसरी है UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, या जिसे हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल है 15 सदस्य। 5 सदस्य हैं स्थायी, मतलब जिन्हें हम कहते हैं परमानेंट मेंबर्स, 5 सदस्य हैं स्थायी, और 10 है अस्थायी। इनको हर 2 साल में चेंज होना पड़ता है, हर 2 साल में हटा दिया जाता है, फिर नए चुन करके आएंगे, फिर नए चुन करके आएंगे। तो ये जो 5 स्थायी का मतलब ये फिक्स है, इनको कोई नहीं हटा सकता। अब ये 5 है कौन कौन, तो देखो सबसे पहला USA, फिर USSR और फिर UK, या आप कह सकते हैं यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इसके अलावा है फ्रांस और इसके अलावा है चाइना। USA, USSR, UK, फ्रांस और चाइना, ये 5 है। इन 5 के पास 2 जो है ना बड़े मुख्य अधिकार हैं जो कि इन लोगों के पास नहीं है। 2 मुख्य बड़े अधिकार कौन से हैं? पहला अधिकार तो क्या है, स्थायित्व, इनको कोई भी नहीं हटा सकता, ये तो है भैया, इनको तो है ही है, इनको कोई नहीं हटाएगा। इससे भी बड़ा जो अधिकार है वो है वीटो का, वीटो, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं निषेधाधिकार। निषेधाधिकार का मतलब होता है निषेध, मना कर देना किसी चीज पे। अगर ये यहाँ पे कोई भी UNSC में कोई भी मीटिंग हो रही है और मान लीजिए
कि सबने हाँ कर दी, 9 10 के 10 उन्होंने भी हाँ कर दी, 4 इन्होंने भी हाँ कर दी, सबने हाँ कर दी। और जैसे चाइना के पास वीटो है, चाइना बोल देगा मैं अपने वीटो का इस्तेमाल करता हूं। इसका अर्थ क्या हुआ, मैं इस मुद्दे को रोकता हूं, मैं इस पे बात नहीं चाहता, ये मुद्दा रुक जाए, खत्म। इनमें से किसी ने भी अपने वीटो का इस्तेमाल कर लिया, निषेधाधिकार का इस्तेमाल कर लिया, वो काम नहीं होगा, वो काम रुक जाएगा। चाहे फिर आपके पास मेजोरिटी हो, बहुमत हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वीटो वो पावर है बेटा, वो अधिकार था जिससे क्या होगा कि यूएनएससी में, सुरक्षा परिषद में कोई भी फैसला हो उसको रोकने की ताकत इस वीटो में होती है। भारत भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है और भारत के, हम पढ़ेंगे कि भारत जो संयुक्त राष्ट्र ने जो मापदंड तय कर रखे हैं उन सभी मापदंड पर भारत खड़ा उतरता है और भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल 100% उन मापदंडों के हिसाब से तय है, परंतु अभी तक नहीं मिल रही है। अभी भी हाल ही में भी यह मुद्दा उठाया गया कि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाया जाए। और अमेरिका ने, जो बाइडेन ने भी इस बार तो ये कहा है कि अमेरिका, भारत को ब्राजील, जापान, ये कुछ ऐसे देश हैं जिनको स्थायी सदस्य की सीट मिलनी चाहिए। ये उभरते हुए देश हैं, इन देशों को अगर स्थायी सदस्य की सीट नहीं मिलती है तो थोड़ा सा इनके साथ न्यायइंसाफी होगी, गलत होगा। वो अभी आगे के चैप्टर्स में चर्चा करेंगे और अभी आगे देखेंगे कि कब वो स्थायी जो सीट है वो भारत को मिलती है या नहीं मिलती है। परंतु अभी अस्थायी में है भारत और 2023 में भारत अस्थायी से हट जाएगा और दूसरे देश इलेक्ट होकर के आ जाएंगे। तो इस रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली, मतलब क्या था, किसके पास थी, यूएसएसआर के पास थी ना, तो अब वो किसके पास चली गई, रशिया के पास चली गई या रूस के पास चली गई। सोवियत संघ ने जो अंतरराष्ट्रीय करार और संधियां की थी उन सबको निभाने का जिम्मा अब रूस का था। तो देखिए, आपको अधिकार मिला है तो आपके कर्तव्य भी अब आपके। सोवियत संघ ने जितने भी अंतरराष्ट्रीय करार करे, मतलब अंतरराष्ट्रीय करार का मतलब कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट करा हो, कोई ट्रीटी, कोई संधि, कोई समझौता, कुछ भी, किसी भी देश के साथ कोई भी संधि, कोई भी बात करी हो, उन सबको निभाने का जिम्मा मतलब किसकी जिम्मेदारी है, अब रूस की है। अगर आपने कहीं पर ये साइन कर रहे हैं सोवियत संघ ने कि भैया आज से हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, हम जो एटॉमिक परमाणु बम है वो नहीं बनाएंगे, और साइन सोवियत संघ के नेता के हैं, इसका मतलब अब वो कौन निभाएगा, रूस निभाएगा। सोवियत संघ के विघटन के बाद के समय में पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा रूस को मिला। अब जितने भी जो परमाणु, तो सारे के सारे जब जिम्मे मैं निभाऊंगा, जिम्मेदारियां मैं निभाऊंगा, कर्तव्य मैं निभा रहा हूं, तो अधिकार भी मेरे पास ही होना चाहिए। तो बोले जितने भी ये पहले पूर्ववर्ती गणराज्य थे, ये जितने के जितने 15 गणराज्य थे, उनमें से जो परमाणु शक्ति संपन्न देश माना गया वो किसको माना गया, रूस को माना गया। तो बोले जितने भी परमाणु हैं वो सभी के सभी बस मेरे पास हैं और इन 14 देशों में से किसी के पास भी कोई भी परमाणु हथियार नहीं होगा। उसने अमेरिका के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए। तो सोवियत संघ ने क्या करा, अमेरिका के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम उठाए, मतलब परमाणु को हटाने के लिए, परमाणु बमों को खत्म करने के लिए और परमाणु आगे नहीं बनाने के लिए। ठीक है, मतलब अब हम कोई भी शस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे, परमाणु जो शस्त्र वेपन्स होते हैं हम उनका प्रयोग नहीं करेंगे, हम उन पर रोक लगाएंगे। इसके लिए उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर के कुछ संधियां करी। सोवियत संघ अब नहीं रहा, वह दफन हो चुका था। तो अब आप जोर जोर से रो सकते हैं कि सोवियत संघ नहीं रहा, सोवियत संघ नहीं रहा, चला गया, हमें छोड़ के चला गया। ठीक है, अब वो दफन हो चुका था, सोवियत संघ खत्म हो चुका था। पर सोवियत संघ की जो प्रणाली रही, सोवियत संघ से जो पूरी दुनिया में समाजवाद और साम्यवाद की जो नीति फैली, जो कार्ल मार्क्स के विचार थे, उन कार्ल मार्क्स के विचारों का आधार को इतने बड़े लेवल पे लेकर के गया, उसके लिए सोवियत संघ हमेशा चर्चाओं में रहेगा, हमेशा जाना जाएगा। और रूस की शायद हो सकता है आने वाले समय में भी कोशिश हो कि फिर से सोवियत संघ जैसे बड़े राष्ट्र का एक निर्माण हो और फिर से क्या हो, जो बड़ी महाशक्ति है अमेरिका, उसको टक्कर देने की बात हो। अभी तो हम और भी इसमें चर्चा करेंगे कि सोवियत संघ के विघटन के और ऐसे कारण क्या है। क्या सिर्फ और सिर्फ गोर्बेचेव भैया ही उसके अकेले कारण है? गोर्बेचेव भैया की एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा था, इंटरेस्टिंग तो नहीं, वो बहुत दुखद बात है। अभी 30 अगस्त 2022 को गोर्बेचेव भैया दुनिया छोड़ करके चल दिए। ठीक है, अब भी बस इसी 30 अगस्त को गए ही हैं, दुनिया छोड़ करके चले गए। तो रूस के काफ़ी लोग जो हैं दुखी भी थे और काफ़ी उनसे नाराज भी थे। जैसे वहाँ के राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो थोड़े से नाराज़गी में थे कि गोर्बेचेव ने काम सही नहीं किया था सोवियत संघ को तोड़ करके। तो हम कह सकते हैं कि जो गर्मपंथी है, जो एक्सट्रीमिस्ट व्यक्ति थे, उन लोगों की सोच रही कि गोर्बेचेव ने थोड़ा सही काम नहीं करा। परंतु दुनिया के अलग अलग देशों ने गोर्बेचेव को श्रद्धांजलि देते हुए ये कहा कि गोर्बेचेव ने
शांति के लिए, दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए और हमेशा उनको शांति के नाम से जाना जाएगा कि शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने इतने काम करे और शांति का एक प्रतीक बनकर के गोर्बेचोव पूरी दुनिया में याद रखे जाएंगे। अब ये अपने अपनी सोच, अपने अपनी विचारधाराएं हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि पुतिन अपनी जगह गलत है, पुतिन का भी अपनी जगह सोचना सही होगा कि लेनिन भैया ने इतने समय से इतना बड़ा जो सिस्टम पूरा बनाया सोवियत संघ का, उसको बिल्कुल झटके में गोर्बेचोव भैया खत्म करके चले गए। पुतिन भैया भी अपनी जगह सही होंगे और जो बाकी जो सोच रहे हैं कि हाँ उस समय थोड़ा सा शीत युद्ध को ठंडा करना ही बिल्कुल जरूरी था, खत्म करना जरूरी था, तो वो भी अपनी जगह सही होंगे। जो भी हो, अपन को चैप्टर को कंप्लीट करना था। सोवियत संघ की एक अपनी इंपोर्टेंस थी, एक अपनी विचारधारा, एक अपनी सोच रही और उसका जितना भी उत्तराधिकार है वो कौन रहा? रूस रहा है। चलिए अब जानते हैं एमसीक्यू पे। एमसीक्यू जो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में दिए थे 7 एमसीक्यू थे। फर्स्ट का आंसर डी है, सेकंड का ए, थर्ड का सी, फोर्थ का बी, फिफ्थ का ए, सिक्स्थ का सी और सेवेंथ का सी। और इंटरेस्टिंग बात एक और मैं आपको बताता हूं कि आज आप लोगों के लिए एमसीक्यू नहीं है, क्योंकि जो लास्ट इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें भी सोवियत संघ के विघटन के आएंगे, तो सिमिलर मिलते जुलते से एमसीक्यू हैं, तो वो आपको उस लेक्चर के बाद ही आपको एक साथ ही वो एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, एक साथ ही आपको करने को मिलेंगे। आपको आज के लेक्चर में या इस चैप्टर में, इससे पहले जो भी चैप्टर्स पढ़ा है, कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।